रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, ऊपर से कॉर्नर से रिफ्रेश। हाँ अब वेट करो। एक बार और रिफ्रेश करो। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई क्या हाल चाल है आप सभी के? सभी का भैया बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है क्लास के अंदर। देख लेते हैं चैट। राधा ठाकुर जय हिंद, राधा ठाकुर हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो अंकित विश्वकर्मा जय हिंद, हेलो स्टीव, हेलो सूरज, हेलो माही, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय भारत। जल्दी जल्दी एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो कि मैं सबके लिए ऑडिबल हूं ना? राइट, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑडिबल तो मैं हूं, और फिर भी एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। हेलो माही, पुरुषोत्तम, सूरज, ऋत्विका, कविता जय हिंद, हेलो माया जय हिंद। आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी क्लास के अंदर, फिर हम एक क्लास को, इस सेशन को आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चैट ठीक कर दो सर, चैट। थैंक यू सो मच तेजस, थैंक यू वेरी वेरी मच बेटा फॉर विशिंग मी। यस 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 यस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नंबर पजल के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा, मिसिंग नंबर इन द फिगर। राइट, क्या आता है? मिसिंग नंबर इन द फिगर। तो मिसिंग नंबर इन द फिगर ये हमारे नंबर पजल के अंदर आता है। राइट, पहले तो मुझे ये जानना है कि ये टॉपिक हम कर चुके हैं क्या, बिकॉज मेरे को अभी भी डाउट है कि ये टॉपिक हम कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने इस टॉपिक को कर लिया है क्या, ये वाला टॉपिक? हाँ, कहीं मिल लो यार, लखनऊ मिल लो, दिल्ली मिल लो, कहीं मिल लो, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूँ। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, थैंक यू सचिन, थैंक यू माही। अच्छा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं क्या, पहले ये बताओ। पता नहीं, मेरे को बहुत डाउट रहता है कि ये टॉपिक करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर लगता है नहीं पढ़ाया हूँ, हो गया ये, नहीं हुआ ये, क्या कर रहे हो? ठीक है, कुछ कह रहे हैं हो गया है, ठीक है। वैसे यही टॉपिक था हमारा आज का, ठीक है। तो हम्म 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 हम्म, यही टॉपिक था हमारा तो आज का। क्या है, मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को? शेड्यूल में तो कुछ यही था। अच्छा, आप लोगों का क्यूब एंड डाइस हो गया था क्या? हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक करना था, वो हो गया था क्या? ये पता नहीं टीम कैसे लगा रही है ये, जब टॉपिक हो गया है तो। चलो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी की टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वो कर लेते हैं अपन। गिविंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कुछ सेकंड के लिए वेट करो आप लोग, है ना? जस्ट अ सेकंड, है ना? अब मुझे लिख लिख के पढ़ाना पड़ेगा। जस्ट सेकंड बच्चों। चलो एक काम करते हैं, क्यूब एंड डाइस नहीं हुआ तो कैन वी डू क्यूब एंड डाइस? क्यूब एंड डाइस कर ले अपन, क्या बोलते हो? आपके पास दो ऑप्शन है, क्यूब एंड डाइस पहला, और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन नंबर सीरीज प्लस मिसिंग नंबर इन द फिगर। क्या बोलते हो? व्हाट यू विल डू? आपके पास पोल आएगा, आप चूज कर लेना, एक आएगा ए और दूसरा आएगा बी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से, एक एसी चला दो, बहुत गर्मी है। क्या करना है, दो बातें हैं, या तो आप क्यूब एंड डाइस का टॉपिक पढ़ लो, हम इसके पूरा की पूरा टॉपिक स्टडी कर लेंगे,
ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, या फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें नंबर सीरीज के ऊपर और मिसिंग नंबर इन द फिगर के ऊपर। ठीक है, सो हम यहाँ पे ए और बी दो ऑप्शन दे रहे हैं। आपके पास 30 सेकंड का वक्त होगा, 30 सेकंड के अंदर आपको चूज करना है। टाइमर इज इक्वल टू 30 सेकंड। ठीक है, चलिए तो लेट्स डू इट। देखते हैं, हायर परसेंटेज विल मूव देयर। जल्दी कोर्स हो जाएगा, क्यूब एंड डाइस सर जल्दी कोर्स हो जाएगा, फिर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है, यू जस्ट चूज वन। मैं तो दोनों में रेडी हूं, मेरे को दोनों में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए, तो मेरा आंसर हमेशा रहता है कि स्टूडेंट्स के साथ रहना। मैं ए को पोल दे रहा हूं, देखते हैं। 75% वांट की ए आएगा। कुछ अजीबोगरीब इंसान भी हमारे जो सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो विल गो मूव टुवर्ड द क्यूब एंड डाइस। ठीक है, चलिए तो क्यूब एंड डाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को इसको हटा देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। है ना, जस्ट सेकंड, कुछ तब तक सांस लो आप लोग। चलिए डन, तो स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड डाइस। ठीक है, अब कोई टॉकिंग नहीं, अब कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। देखिए, ये टॉपिक बहुत क्लासिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, सही बता रहा हूँ। और समझने में बहुत आसान होगा, इजी भी बहुत लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मेरे पास लैपटॉप है, आई विल ओपन द पीडीएफ। मेरे पास मतलब जो भी पीपीटी है जो मेरे पास बनी हुई है, मैं उसको ओपन करके देन आई विल मेक अ क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर दूंगा, आपको सॉल्व करना है, ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा, और देन मैं आई विल एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनका क्वेश्चन का सही आंसर कैसे आया, क्या आया। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन के सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस। मैंने आप लोगों की चैट को इसलिए ऑफ कर रखा है ताकि सब लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट ढंग से कर पाए पढ़ने को लेकर के। ठीक है, जिसे नहीं पढ़ना होगा वो वैसे भी आज मूव ऑन कर जाएगा, और जिसे पढ़ना होगा वो टिका रहेगा और ध्यान से सुनेगा। देखो, जब भी हम बात करते हैं डाइस की, सबसे पहली चीज, हमारे पास एक डाइस का कॉमन स्ट्रक्चर होता है। एक डाइस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी डाइस आप देखो, उसके अंदर 6 फेसेस होती हैं। 6 फेसेस, जिसको हिंदी में फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। तो एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होती है ना। 8 उसके अंदर कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर का मतलब कोने। कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोने। और 12 उसके अंदर एजेस होती हैं। क्या होती है? एजेस होती हैं। एजेस मतलब किनारे। क्या होती है? किनारे। है नहीं? तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक डाइस है जिसमें 6 फेसेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होती हैं। अब एक डाइस को हम कैसे बनाएंगे? देखो सी, एक डाइस को बनाने के लिए मैं अगर सपोज करो ये एक डायग्राम बनाया, कि ये है, और फिर मैंने एक और डायग्राम बना लिया सपोज करो इसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट ढंग से कर लेता हूं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये लीजिए। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया। अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। सी, ये मैंने इसे कनेक्ट किया और ये मैंने इसे कनेक्ट किया। दो, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया और इसको मैंने इससे कनेक्ट किया। तो ये आपके पास क्या है? एक बेसिकली एक डाइस आ चुका है। अब ये डाइस बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर में होगा? मेरे पास कुछ है क्या यहाँ पे? एक सेकेंड, मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलो इसी से काम चला लेते हैं। सी, ये है। अब इस स्ट्रक्चर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो 2 फेसेस ये हो गई, ये वाली फेस, फ्रंट वाली फेस, और इसके बैक वाली फेस, 4 फेसेस हो गई। ये लेफ्ट राइट वाली फेस 6 हो गई। तो एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होती हैं। तो सी, एक बॉक्स है ये।
ये बॉक्स है, आपने उठा के यहाँ रखा, तो ये 2 फेस ये, 2 फेस ये और 2 फेस आगे पीछे की, 6 फेस हो गई। तो आपने क्या देखा कि एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होती हैं, कॉर्नर मैंने बोले 8 होते हैं। तो सी चेक द कॉर्नर, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक डाइस में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैंने बोला 12 एजेस होती हैं, तो सी 12 एजेस कौन कौन सी हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 12 एजेस, तो 1 और 1 2, 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने देखा टोटल 12 एजेस होती है। इसका मतलब ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि एक डाइस हमारा कुछ इस तरह का होता है जो कि आपके सामने यहाँ पे आ गया है, राइट। ये दिस इज कॉल्ड डाइस इमेज, ये हमारे डाइस की इमेज है। अब जब डाइस की ये इमेज है तो आगे बढ़ लेते हैं। एक हमारा जो डाइस होता है, ठीक है, जो हमारा डाइस होता है ये 2 तरह का होता है, राइट। कैसे तरह? 2 तरह का। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो हमारे पास डाइस 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस एज वेल एज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफरेंस है? मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं, अगर किसी को जानना हो तो मानक घन और इसको बोलते हैं अमानक घन। अमानक घन, क्लियर है? 2 हो गए, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मानक घन और अमानक घन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डाइस एंड द नॉन स्टैंडर्ड डाइस? अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, हाँ, स्टैंडर्ड में और नॉन स्टैंडर्ड में। तो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सी सम ऑफ द अपोजिट फेसेस, sum of the opposite faces is always 7। जब भी आपके पास अपोजिट फेसेस का सम 7 हो, हमेशा 7 हो, ऑल 3 फेसेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं स्पेशली ऑल 3 फेसेस जो आपको दिखाई देती है वही है ना। क्यों? क्योंकि देखो एक डाइस जो होता है हमारा वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ये स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। तो जब 3D स्ट्रक्चर होता है तो आपको पता ही है कि एक साथ में इसकी केवल 3 जो फेसेस है वो दिखाई देंगी, रिमेनिंग 3 फेसेस आपको दिखाई नहीं देंगी। तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि हमारा डाइस अगर 3D स्ट्रक्चर है तो सम ऑफ द अपोजिट फेसेस, विपरीत फलकों का योग आपको हमेशा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। कैसे, किस तरीके से? सी अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, समझना आप सब लोग, जैसे ये एक डाइस है, ओके। अब इस डाइस आपको पता है कि जैसे मैंने बोला टोटल 6 फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती है। इसका मतलब अगर आपने डाइस वगैरह देखा हो, लूडो कभी खेला हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस मतलब 6 नंबर्स होते हैं। अगर सपोज करो मैं इसकी यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2 या यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये 1, ये 2 या ये 3 आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, रेंडमली किसी भी जगह पे आप डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 के अपोजिट में अगर नंबर 6 आया, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि सपोज करो ये एक डाइस है, अंडरस्टैंड करना, ऐसे मानना, अगर यहाँ पे 1 है और आपको 1 दिखाई दे रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, सपोज ये स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर ये 1 है तो इसके अपोजिट में यहाँ पीछे क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 7 आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? तब ये स्टैंडर्ड होगा। बट ये केवल एक फेस के टोटल 7 होने से नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा जिसमें केवल एक ही फेस का सम 7 हो रहा हो और बाकियों का नहीं हो रहा हो। आपको इसका सबका चाहिए। इसका मतलब है 2 के अपोजिट में मुझे 7 करने के लिए 5 चाहिए होगा, तभी यहाँ 7 होगा, और 3 के अपोजिट में 4 चाहिए होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा? 7 होगा। तो जब इनकी इस तरीके से इनके अपोजिट फेसेस की जो टोटल होंगे अगर वो 7 होंगे तभी ये एक स्टैंडर्डाइज होगा, अदरवाइज ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज हमारा क्या कहता है? व्हेन
सम ऑफ द अपोजिट फेस इज लेस देन और मोर देन 7, या तो कम हो या ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। जैसे मैं इसका एक डायग्राम देख लेता हूं, ठीक है। अब जैसे सपोज को मैंने यहां नंबर लिख दिया 1, 2 और 3, मैंने यहां लिख दिया 1 के अपोजिट में 6, मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पे तो हो गया 7, लेकिन मैं यहाँ पे 3 के अपोजिट में लिख दूं 5 और 2 के अपोजिट में लिख दूं 4, तो यहाँ पे सम कितना हो गया 6 और यहाँ पे सम कितना हो गया 8। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि केवल किसी एक फेस के साथ होने से वो मेरा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, मुझे टोटल 3 फेसेस का सम 7 चाहिए। अगर मुझे टोटल तीनों फेसेस का सम 7 है तो मेरा स्टैंडर्ड है, अदरवाइज नहीं है। और अगर इस केस में कोई भी एक 7 से कम या ज्यादा होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहली बात, इतनी पिक्चर क्लियर है क्या, इतना मुझे बता दो, ठीक है, इतना मुझे बता दो, क्लियर है इतना। फिर अपन इसके आगे की बात करेंगे, इसके आगे को समझेंगे। ठीक है, चलो। सो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो सी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, वो कौन सा आता है, सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है केवल और केवल बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ठीक है, सॉरी बेस्ड ऑन डाइस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस एंड सिंपल, डाइस बेस्ड होता है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर भी आपके 2 टाइप होंगे, इसमें आपके सब टाइप्स होंगे ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी क्या होगा, व्हेन देयर इज 1 लेटर, नंबर और सिंबल इज कॉमन। इसमें आपके 2 टाइप आते हैं। जब सिंपल डाइस वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्या है, जब केवल एक ही लेटर या नंबर या सिंबल, तो एल मींस यहां पे लेटर की बात हो रही है, एन मींस यहां पे नंबर की बात हो रही है, और एस मींस यहां पे सिंबल की बात हो रही है, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग हियर सो दैट कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो जब आपके डाइस के अंदर कोई भी एक लेटर कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, या कोई भी एक नंबर कॉमन है या सिंबल कॉमन है, तो हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। और दूसरा, व्हेन देयर इज 2 लेटर या नंबर या सिंबल इज कॉमन, ठीक है। आप याद रखिएगा इस बात को, आपका 80 से 90% चांस यहां से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप डिफेंस का कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एनटीएससी के एग्जाम देने जाइए, छोटे मोटे एग्जाम देने जाइए, बड़े से बड़ा एग्जाम देने जाइए, ठीक है। स्पेशली आपका 80 से 90% चांस इसी तय होता है कि आपका यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड जो आपका टाइप आता है, व्हेन डाइस पेंटेड डाइस, व्हेन डाइस आर पेंटेड, चलो ऐसे लिख देते हैं, व्हेन डाइस आर पेंटेड with सेम और डिफरेंट कलर। यानी कि क्या होता है कि जब आपका एक जो डाइस होता है, सपोज करो ये डाइस है और मैंने इसे पूरे को ग्रीन कलर से रंग दिया, एंड नाउ आई एम कटिंग द डाइस इन अ इक्वल पार्ट्स, राइट। मैं इस पूरे को एक सेम कलर से कर रहा हूं, एंड कटिंग इन द इक्वल पार्ट। या फिर मैं कह रहा हूं कि अपोजिट फेसेस, सपोज करो दीज आर द अपोजिट फेसेस, right, and I'm opposite faces color is green, again these are the opposite faces color is black, and opposite faces color is red. So या फिर मैं 3 डिफरेंट कलर का यूज करूंगा एंड यूजिंग द सेम कलर विद अपोजिट फेस, इसके अपोजिट में ग्रीन, इसके अपोजिट में ब्लैक, इसके अपोजिट में रेड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूरा की पूरा जो होगा डाइस वो एक सेम कलर से क्या होगा, पेंटेड होगा, राइट। तीसरा,
फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग डाइस। ठीक है, तीसरा मेरे पास ये पैटर्न का क्वेश्चन होगा। सो बेसिकली मेरे पास रेयर चांसेस हैं, मेरे पास मान के चलो यहाँ पे 10% चांस बनता है तो यहाँ पे भी 10% चांस बनता है, राइट, ताकि मेरा कुछ सेट हो जाए। अगर ये 90% हो रहा है तो मेरे पास 5% चांस है कि मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन आए, अदरवाइज मेरा सबसे ज्यादा हूबहू चांस यहाँ पे होता है। तो टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे होते हैं जो मेरे को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने होते हैं। ठीक है, डन। अभी तक किसी को कुछ पूछना तो पूछो, तब तक मैं इसी चलवाता हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है। सर नॉन और स्टैंडर्डाइज क्या है? अरे बता तो दिया था भाई, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं। गर्मी लग रही है भाई। नॉन स्टैंडर्डाइज बताया तो था अभी आपको। When sum of the opposite face is less than or more than 7, जब अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो मोर देन या लेस देन 7 होगा, वो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई क्वेश्चन है किसी का भी? पूछो जरा, किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो। अरे यार कोई चैट रिफ्रेश करना एक बार। सर चैट को रिफ्रेश करो, चैट ही नहीं आ रही है। अभी आई है। क्या हो गया, सब लोग चले गए हैं, सो गए हैं, क्या हो गया है, खाना खाने बैठ गए हैं कि सर ने आज चैट तो ऑफ कर ही रखी है, बातें हम कर ही नहीं पाएंगे? क्या हो गया? केवल माया का आया है और एक तेजस का आया है। भाई मुझको ये लगा भाई सब लोग सो गए क्या, आज सर ने चैट ऑफ कर रखी है, बतिया तो पाएंगे नहीं, तो चलो सो जाते हैं। क्वेश्चन तो करने से अभी समझाएंगे सब कुछ, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप नंबर 1 को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 1 क्या कहता है? ठीक है, टाइप नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस, जब हमारे पास क्वेश्चन किस पर बेस्ड होगा? डाइस पर बेस्ड होगा। अब डाइस पर बेस्ड होगा तो करेंगे कैसे, वो समझो। अरे समझा रहे हैं। ठीक है, तो पहला ए टाइप क्या है? व्हेन देयर इज ओनली वन लेटर या नंबर या सिंबल इज कॉमन। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के लिए ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू नंबर 3, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तब हम कैसे करेंगे? देखिए, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन एंड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट विच नंबर विल बी अपोजिट टू नंबर 3, नंबर 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, राइट? ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा था कि क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि व्हेन देयर इज ओनली वन लेटर या नंबर या सिंबल इज कॉमन। अब इन दोनों डाइस को कंपेयर करने के बाद आप मुझे ये बताओ इन दोनों के अंदर कौन सा वाला नंबर कॉमन है? विच नंबर इज कॉमन इन दीज टू डाइस? इन दोनों डाइस के अंदर कौन सा नंबर कॉमन है? तो आप कहेंगे सर दोनों में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो है 5। इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। ठीक है, दोनों में एक नंबर कॉमन आ रहा है, विच वन इज 5। अब जो भी कॉमन होता है उस कॉमन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे, और वैसे मूव करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने कहा क्लॉकवाइज, सपोज करो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, राइट? तो यहां पे देखो, यहां रख दो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, क्लॉक लेंगे या एंटी क्लॉक लेंगे, हमें एक ही मतलब है। तो 5 से मैं गया तो मेरे पास पहले नंबर आया 3 और फिर मेरे पास नंबर आया 2।
राइट। 5 से लिया मैंने, क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, पहले मेरे पास 3 आ रहा है, फिर मेरे पास 2 आ रहा है, डन है। यहां से मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ध्यान रखना ऐसा नहीं करना है कि इसमें क्लॉक जा रहे हो और इसमें एंटी क्लॉक जा रहे हो, या तो दोनों से क्लॉक जाएंगे या दोनों से एंटी क्लॉक जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एक से क्लॉक और एक से एंटी क्लॉक नहीं जाएंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो आपने गए तो पहले 4 आ रहा है फिर 6 आ रहा है, तो आपने क्या लिखा, पहले 4 आ रहा है और देन फिर 6 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल नंबर विल कम अपोजिट टू 3, तो आपका आंसर आएगा 4। अगर आपके अपोजिट पूछा जाए कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट में आ जाएगा 6। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में अगर 5 के अपोजिट पूछ ले तो क्या करेंगे, देन यू विल सी ऑप्शंस, आपके पास ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लिखा होगा 3 है, 4 है, 6 है और 9 है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो यू विल सी कि आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपसे अपोजिट टू 5 पूछेगा तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस होंगे। अब उस ऑप्शन में आप देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस डायग्राम में नहीं है। क्यों, 3 के अपोजिट में तो 4 आएगा, तो 3 के अपोजिट में 4 आएगा, तो ये दो आंसर आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 के अपोजिट में 3 और 3 के अपोजिट में 4 आएगा। अगर हम बात करते हैं कि 6 आ सकता है क्या, तो 6 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 6 तो किसके अपोजिट में आएगा, 2 के अपोजिट में आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया। तो अब बचा क्या, अब बचा 9। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट नंबर विल कम अपोजिट टू फेस 9, तो यू विल से कि 5 आएगा और 5 के अपोजिट में 9 आएगा। तो हमेशा ऐसे केस में वही आंसर होगा कि जो नंबर आपको इस डायग्राम में दिया हुआ नहीं हो, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है ये? तो ये तब अप्लाई करना है जब कोई एक लेटर या नंबर या सिंबल कॉमन हो, तब करना है। तो 5 के अपोजिट में पूछेगा तो आंसर 9 करना है, 3 के अपोजिट में पूछे तो 4 करना है और 2 के अपोजिट में पूछे तो 6 करना है। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है सबको? क्या आंसर आएगा बताओ, एट द रेट के अपोजिट में क्या आंसर आएगा? विच वन विल कम अपोजिट टू एट द रेट, ए बी सी डी, क्या आएगा? जल्दी 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 आंसर करो। नन। नन क्यों आएगा? दोनों के बीच में एट द रेट कॉमन है ना। ठीक है, देख लेता हूं मैं। एट द रेट से यहाँ पे कॉपीराइट आएगा और यहाँ पे हैशटैग आएगा। अच्छा, एट द रेट के अपोजिट पूछा है क्या? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, शिट 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 शिट, मेरे को एट द रेट के अपोजिट नहीं पूछना था, बट ठीक है पूछ लिया तो मैं कर लेता हूँ कुछ। कोई नया सिंबल बता दो, चलो ये लेते हैं, ठीक है।
तो होप सो आप आंसर कर देंगे। अब मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने एट द रेट पूछ लिया, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो स्टार, और देन यहाँ पे आ जाएंगे तो दिस वन, राइट। सो नाउ अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल कम या विच फेस विल कम अपोजिट टू एट द रेट, तो अब क्या होगा आंसर। तो सिंपल हम बोल सकते हैं हैशटैग के अपोजिट में यह आएगा, कॉपीराइट के अपोजिट में यह आएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो इसके अपोजिट में आ जाएगा। तो सिंपल आंसर जो आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स राइट आंसर। तो आप क्या बोल देंगे कि इसके अपोजिट में जो आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये पहला टाइप क्लियर है। पहले टाइप को लेकर कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? मुझे तो लगता नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी आपसे पूछ लेता हूं मैं, किसी को कोई समस्या है क्या इस पहले टाइप में? मैं बस देख रहा था कि कहीं मुझे पीडीएफ मिल जाए तो मैं कुछ क्वेश्चन और ढूंढ के करवा देता, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हो जाते। फटाफट बताओ। चलो मिल गए मेरे को। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं अब आपके लिए, तो आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस हियर, तो आप इसे करना, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहां पे आपके लिख रहा हूं क्या गंदा बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं इसी पहले कुछ कॉपियां बना लेता हूं, मुझे बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े। 4-5 कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। चलो, मैंने 5-6 कॉपियां बना ली है। अब मैं आपके लिए फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4, 6, 5 और 4, 2, 6। मैं पूछूंगा उसके अपोजिट बता देना। 5, 3, 4, 1 अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट में बताइए आंसर क्या आएगा। यू हैव 45 सेकेंड, आंसर दीजिए। यू हैव एवरीथिंग, आप आंसर करना है। क्वेश्चन की स्लाइड नहीं है, अरे सडन पढ़ा रहा हूं स्टीव, सडन का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल इमीडिएट। नहीं तो मैं तो नंबर पजल का टॉपिक तैयार करके आया था। आंसर करो। मैंने तो नंबर्स पजल के हिसाब से प्रिपेयर किया था ना पीपीटी वगैरह को, पर मुझे पता ही नहीं कि वो टॉपिक मैंने कब पढ़ा दिया। चलो, तो हमें काटना है सर, हाँ काट सकते हैं इसको। 4, 6 से 4, 6 काट देंगे, 5 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, एंड 2 के अपोजिट में 5 इज द राइट आंसर। अब देखो बहुत से बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा, पर नाउ ये मैं अब आपको बता देता हूँ। हाँ, अब ये 2 कॉमन पर बेस्ड है, इसका मतलब समझो। ये 2 कॉमन पर बेस्ड है, तो जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब देयर इज ओनली 1 लेटर, नंबर या सिंबल कॉमन हो, राइट, तब हमें क्या करना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। पर मैंने बोला जब 2 लेटर, नंबर या सिंबल कॉमन हो, ये आपको सिखाने के लिए ही मैंने क्वेश्चन दिया। तो अब देखो यहां पे, अब ये क्वेश्चन है यहां पे, तो यहां पे लिख लेना व्हेन देयर इज 2 लेटर या नंबर या सिंबल इज कॉमन, देन क्रॉस both the common to each other. Now left faces are opposite to each other, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए जिसमें आपने ये देखा कि यार यहां एक कॉमन नहीं है, यहां तो 2 कॉमन आ रहे हैं, जब भी कोई 2 कॉमन आएंगे तो यू नीड टू क्रॉस टू ईच अदर,
4 6 यहाँ पे भी कॉमन है, 4 6 यहाँ पे भी कॉमन है, काट दो, तो जो बचे हुए फेसेस होंगे दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब आपका क्वेश्चन आए, अब आप मान लो ऐसा क्वेश्चन करें कि सर ठीक है सर, ये तो ठीक है कि जो बचे हुए हैं वो अपोजिट हो गए, तो आपने आंसर कर दिया कि 2 का अपोजिट 5 है। लेकिन सर अगर सपोज करिए ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 का 5 का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट विल कम अपोजिट टू 4, तब हम आंसर क्या करेंगे? तो देखिए 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है, इससे आपको ये पता है कि 2 के अपोजिट में 5 आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है। बचे कितने नंबर? 4 नंबर। अब आपके पास 4 नंबर बच रहे हैं, जब 4 यहां पे है तो यहां पे आपके पास कितने नंबर बच रहे हैं? 2 और 5 को छोड़ दो, तो 2 को छोड़ दो तो 4 के अपोजिट में पूछा है, तो अब वहां पे क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। अब ये तो होगा नहीं ना कि ऐसे केसेस में कि सर अब मेरे पास तो 4 नंबर बचे हैं, तो क्या 4 के अपोजिट में 3 नंबर आएंगे क्या? आइदर ये या ये। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जो बचा हुआ होगा या तो आप उसी को आंसर करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वैलिडिटी उसकी बनती ही नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये बात क्लियर है? तो अगर आपके पास आता भी है कि जैसे 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में उधर देखोगे तो 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट में इधर देखो तो 5 आ रहा है, तो आप कहेंगे आइदर 5 आएगा या फिर 6 आएगा, यही हो सकते हैं। तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, बचा क्या? अब एक नंबर और बच रहा है, तो वो नंबर कौन सा है, किसका अपोजिट आएगा? सो ऐसा क्वेश्चन कभी भी वैलिड नहीं होगा, वो आपसे फिर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इसीलिए मैंने आपसे बोला देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या तो 1 इज कॉमन और 2 इज कॉमन। 1 इज कॉमन मूव क्लॉक एंटी क्लॉक, और 2 इज कॉमन क्रॉस टू ईच अदर, एंड जो पूछेगा वो हमेशा बचे हुए फेसेस का आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो एक बार कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर है? डोंट वरी, मैं आपके सारी चीजें कवर कर दूंगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HFG JIH एंड ऑप्शन है IJGF। ऑप्शन क्या है? अपोजिट टू फेस G। G के अपोजिट में बताइए क्या आएगा? चलो बताइए। चलो, सो नाउ द राइट आंसर इज व्हाट? दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? हमें H कॉमन मिल रहा है। H से अगर हम गए तो H से हमारे पास G आ रहा है और देन F आ रहा है। H से हमारे पास I आ रहा है और देन J आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा है? अपोजिट टू G वी कैन से I इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि A इज द राइट आंसर। 84%। वाई 84%? Why we are not getting 100%, 95%, 98%? ये तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, सिंपल वे में समझाया है, सब कुछ तो सिंपल है, इसमें टफ क्या था? चलिए ट्राई फॉर 100%। 152 एंड 356, ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर 3642, राइट? चलिए
मैं आपसे पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर देना, दैट इज 6 के अपोजिट। 6 के अपोजिट क्या आएगा? गिव मी आंसर फास्ट। सर इस तरह मजा नहीं आ रहा बेटा, मजे के लिए थोड़ा ना पढ़ते हैं, हम तो सीखने के लिए पढ़ते हैं ना। अब मैं सडनली पीपीटी बनाने थोड़ा ना बैठूंगा बेटा, थोड़ा सा आज के लिए कॉम्प्रोमाइज करो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, डन। सो देखो 6 के अपोजिट में देखना है, कॉमन नंबर इज 5, राइट। सो हम गए 5 से, 1 और देन 2 आए, 5 से गया 3 और देन 6 आया, तो 6 के अपोजिट में 2 आ रहा है, 6 के अपोजिट में 2 आएगा, मीन्स वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 91%, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो ये फिर मुझे लगता है आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो हमारा, अरे ये क्या हो गया, हमारा टाइप नंबर 2 देखिए, अब आगे आइए। सो इसका पहला टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत है क्या इस वाले टाइप में? मैं ये क्वेश्चन और करवाता, लेकिन अब ठीक है, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है लिख करके पढ़ाने में, तो फिर क्या कर सकते हैं, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं कि जिस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं उसे कवर करते हैं। आगे का ध्यान रखेंगे। तो पहले वाले टाइप में कोई दिक्कत है क्या? टाइप नंबर 1 सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हेन द 1 and 2 इज कॉमन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे पढ़ें, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग डाइस के बारे में पढ़ें। जल्दी बता दो। ठीक है, अब हम एक बार टाइप नंबर 3 पहले ले रहे हैं, क्योंकि टाइप नंबर 2 के लिए तो मुझे वैसे भी उसकी जरूरत पड़ेगी पीपीटी की। तो इस तरह से इसको टाइप नंबर 2 ले लेते हैं हम। ओपन डाइस, ठीक है। जब हमारे पास डाइस क्या होता है, ओपन होता है, हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि डाइस ओपन है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। सी डाइस ओपन कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ इमेज में, पिक्चर्स में। ठीक है, देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इमेजेस हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। लाइक मैं भी और कुछ भी बना रहा हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये है, ऐसी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, ये ऐसी हो सकती है। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। कैसे? जैसे देखिए, जैसे ये मेरे पास है ये मेरे पास एक बॉक्स है, मतलब समझना कि ये एक ऐसा बॉक्स है जो खाली है, खोखला बॉक्स है, राइट। जैसे अपन नहीं बोलते, हमें जब कोई सामान मंगाते हैं, किसी के अंदर पैक होके आता है, तो वो डब्बा अंदर से खोखला होता है, उसमें अपना सामान होता है, अपन सामान निकाल लेते हैं और कार्टन, कार्टन जिसे बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं। वैसे ही है सामान। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखो, इन दोनों के अपोजिट में, इन दोनों की, यानी ये दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बीच में एक फेस आ रही है, यानी कि इन दोनों के अपोजिट होने के लिए एक फेस का बीच में आना जरूरी है। चाहे वो इस तरफ से देख लो, इन दोनों के अपोजिट होने के लिए एक फेस का बीच में आना जरूरी है। किसी भी एंगल से दे लो, किसी भी एंगल से, है ना। तो देयर इज ओनली वन फेस टू अपोजिट टू दीज टू फेसेस। अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, राइट।
या फिर मैं नंबर लिखता हूं कि 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे यह जानना है कि किस नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो मैं हमेशा सबसे इजीएस्ट वे से स्टार्ट करूंगा। कहां से स्टार्ट करूंगा? इजीएस्ट वे। और मेरा इजीएस्ट वे क्या होगा? मैं ये देखूंगा कि भाई 2 के अपोजिट में 5 का हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर बीच में आएगा। 2 के अपोजिट में 5 तभी आएगा जब बीच में एक का गैप होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 के अपोजिट में तो 5 आ जाएगा। फिर ये देखो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बचे हुए क्या है? 1 और 3। तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में क्या है, आप इस तरीके से आंसर करेंगे। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, तो आप मुझे ये बताओ 3 के अपोजिट में क्या आएगा? व्हाट नंबर विल कम अपोजिट टू 3? इसमें देख करके आप मुझे बताओ 3 के अपोजिट में क्या आएगा? विच नंबर विल कम अपोजिट टू 3? पांच। वेरी गुड। 3 के अपोजिट में आ गया 5। ठीक है, राइट। अगर मैं पूछूं 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने कहा कि हमेशा इजीएस्ट से स्टार्ट करो। तो 3 के अपोजिट में 5 आ गया, एक का ब्रेक चाहिए मुझे, चाहिए। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे इजीएस्ट मुझे और कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट, जो बचे हुए वो एक दूसरे के अपोजिट। सिंपल। आई बात समझ में? आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे किसके अपोजिट में कौन आएगा, किस तरह से आएगा। गैप एक का चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, गैप हमें सिर्फ एक का ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, सब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये। 4 और 2 6। ठीक है, डन है। FEBCAD। अब देखो मैं आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा हूं। 1 2 3 और 4। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं FBE, एक ऑप्शन में FED, एक ऑप्शन में है EBC, और एक ऑप्शन में हमारे पास DEA। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डाइस को फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, जब आप इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, राइट? जब आप इस डाइस को क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा। ठीक है, ऑप्शंस ले लेते हैं अपन यहां पे। अब आंसर दीजिएगा। कौन सा प्रेडिक्ट होगा, बताइए। देखते हैं किस किस का आंसर आएगा।
तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बी। यू आर गिविंग आंसर बी, राइट। देखो, हमें पता है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। एफ के अपोजिट में हम बी करेंगे, राइट। ई के अपोजिट में हम सी कर देंगे और ए के अपोजिट में हम डी कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है, सपोज करो ये एक डाइस है, दिस इज द डाइस। मैं कह रहा हूं कि एफ के अपोजिट में बी आएगा। यानी अगर सपोज करो ये एक 3D स्ट्रक्चर है और ये आपको एफ दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोला ना कि एफ के अपोजिट में बी आएगा, तो मींस अगर आपको एफ दिखाई दे रहा है तो आपको बी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको एफ दिखाई दे रहा है तो आपको बी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर के अंदर एक साथ आप केवल 3 ही फेसेस को देख सकते हैं, डाइस की बाकी 3 फेसेस को नहीं देख सकते। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आप इस केस में देखो, क्या एफ उसके बिल्कुल एडजेसेंट में, बी के एडजेसेंट में आ सकता है क्या? जब आपको पता है कि एफ के अपोजिट में तो बी आएगा, यानी एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, तो क्या बी उसके अगल बगल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यानी आपको ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन रिजेक्शन से ही आंसर निकालना है कि भाई ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, और अगर बी दिखता है तो एफ नहीं दिखना चाहिए। इन द सेम केस, अगर मुझे ई दिख रहा है तो सी नहीं है, ये ठीक है, यहां पे हो सकता है। ये देखो, इस केस में देखो, अगर ई दिख रहा है तो फिर सी नहीं दिखना चाहिए था, और सी दिखता तो फिर ई नहीं दिखना चाहिए, और इसी तरह से एडी है तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए हैं, और फिर एक ही आंसर बचेगा, वही है। क्योंकि अगर एफ दिख रहा है तो देखो बी नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है तो आपको ए नहीं दिख रहा, और ई दिख रहा है तो फिर आपको सी नहीं दिख रहा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप सो। वैसे तो 82% से पता लग रहा है कि आपको आता था ये, बट फिर भी जिसको नहीं आता था, क्या उसको क्लियर हो गया है ये? वैसे जिसको आता था दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बात है। पर जिसको नहीं आता था, क्या उसे समझ में आ गया है कि हाउ टू गिव आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? इस तरह के क्वेश्चन का हमें कैसे आंसर देना है, किस तरह से आंसर निकाल के बताना है, ये बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। लेट वी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। मुझे नहीं आता था अब आ गया है, गुड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइव सिक्स थ्री टू वन फोर। ऑप्शंस क्या है? 142, ऑप्शन क्या है? 432, ऑप्शन है 231, 162। नाउ यू हैव 4 क्वेश्चंस, आपको बताना है, ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बस ये बताना है कौन सा अपोजिट में आएगा। ठीक है, आंसर दीजिए। विच वन कम अपोजिट टू दिस?
ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो देखो हमें क्या मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं हम अपना आंसर। 6 के अपोजिट में 1 चाहिए, 3 के अपोजिट में 4 चाहिए, 5 के अपोजिट में 2 चाहिए। राइट, ये इनके अपोजिट है। तो देखो कौन कौन नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट में 4, ये नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट में 6 भी नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो देख लेते हैं। 1 4 2 से बन रहा है, 1 4 2 से बन रहा है, 1 2 3 से बन रहा है, 1 2 3 से बन रहा है। देखो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। आंसर आएगा ए। देखो ए आ रहा है ना, आ रहा है, समझा देता हूं। आपको पता है कि 1 के अपोजिट में 6 आएगा, तो 1 के अपोजिट में 6 आ रहा है, 1 के अपोजिट में 6 आ रहा है। 3 के अपोजिट में 4 आएगा तो 4 दिख रहा है, तो 3 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा। और 2 के अपोजिट में 5 आएगा तो 5 के अपोजिट में 2 आएगा। ये देख लो आराम से। नाउ क्लियर? सो द राइट आंसर शुड बी ए ऑप्शन। एंड यहाँ पे देखो कितने बच्चों का सही आंसर आया है। 71.43% बच्चों का सही आंसर आया है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? देखो तीसरा टाइप वैसे भी बिना पीपीटी के हो नहीं पाएगा। 2 टाइप अपन ने फिर भी कर लिए हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से अपन ने सीख लिया है। कल अपन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, कल अपन इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज जो हमने जो पढ़ा उसमें किसी को कोई समस्या हुई? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार पीपीटी होती तो मजा आता, बट होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब सडन हुआ है। किसी को कोई समस्या आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल? प्रैक्टिस प्लस मॉडल पेपर टुमारो, प्रैक्टिस प्लस मॉडल पेपर टुमारो। देखो टुमारो इज, मैं कल का बता देता हूं कल क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। टुमारो इज प्रैक्टिस ऑन क्यूब एंड डाइस प्लस डॉट सिचुएशन टेस्ट। ठीक है, ये 2 चीजें अपन कल करेंगे। राइट, क्या करना है? प्रैक्टिस ऑन क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस पे जो प्रैक्टिस करनी है वो, साथ में डॉट सिचुएशन टेस्ट, जो डॉट सिचुएशन टेस्ट किया है वो, ये दोनों की दोनों अपन कल करने वाले हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो हम इसको कल खत्म कर देंगे, क्यूब एंड डाइस हमारा खत्म हो जाएगा। देखो ये चैप्टर हमारा हार्डली 15 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा कल 15 मिनट का टॉपिक है, दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिमेनिंग जितना भी टाइम होगा विल डू प्रैक्टिस ऑन क्यूब एंड डाइस। हम इसे क्यूब एंड डाइस में खत्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 30 मिनट ले लो और 15 मिनट ले लो, और भाई आपको प्रैक्टिस करनी हो तो 30 मिनट ये कर लेंगे, एक आध घंटा ये कर लेंगे, हो जाएगा काम आराम से, है कि नहीं? हम इसे प्रॉपरली तरीके से कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो सीख रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। सब लोग अभी भी यहीं पे ही हैं तो आराम से मुझे बता सकते हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो आराम से शेयर करिए। सब कुछ स्मूथ चल रहा है? देखो मैं पूछ रहा हूं तो मुझे बताना आपका फर्ज बनता है। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू राधा, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू स्टीव।
ऑल क्लियर, आयुषी, नवीन राज, माया, गुड, इट्स ऑल क्लियर क्लियर क्लियर, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए बताओ, कि हमारे बच्चे हैप्पी हैं, उनको सब समझ में आ रहा है, उनको सब आ रहा है। चिंता मत करो, तुम जो इतने भी लिख रहे हो ना, हाँ सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, चिंता मत करो। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना यहाँ पे, तो मुझे मार्क्स दिखने चाहिए। समझ में आया तुमको? तुम्हारे ऑल क्लियर और इससे मुझे मज़ा नहीं आने वाला है। मज़ा तब आएगा जब तुम्हारी इधर, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हारे आएगा। सेकंड टाइप सेम डिफरेंट कलर वाला कब होगा? कल होगा शुभम, बच्चे, प्यारे बच्चे, कल होगा। ठीक है, डन है। चलो तो फिर आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आगे के लिए। ठीक है, चलो तो जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत।